हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टीजीटी पीएचडी एग्रीकल्चर का पार्ट 10, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट टीजीटी पीएचडी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज के अंतर्गत कराए गए उन समस्त पार्ट को दोस्तों वे एक बार अवश्य देखें, क्योंकि इसके अंतर्गत कराए गए समस्त पार्ट में उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप अवश्य बन सकते हैं टीजीटी पीएचडी शिक्षक एग्री नॉलेज प्लस के संग। लक्ष्य रखा गया 115 प्लस स्कोर करने का, साकार करना सपना शिक्षक बनने का। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज, आप लोग एग्री नॉलेज प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है क्लासेस समय पर नहीं हो पाती है, जिसकी सूचना टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी बात ये कि समय समय पर क्विज का भी आयोजन किया जाता है, जो कि आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बैंगन में कड़वाहट का कारण होता है ग्लाइको एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड या मेमरिकोसाइड या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ग्लाइको एल्केलॉइड्स, ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसी को सोलिसोडाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सोलिसोडाइन के नाम से जाना जाता है। मेमरिकोसाइड क्या होता है? करेले में जो कड़वाहट होती है इसे मेमरिकोसाइड कहते हैं। ग्लाइकोसाइड जो होता है कुकुरबिटेसिंस, जो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में जो कुकुरबिटेसिंस पाया जाता है उसी को ग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जाता है। कुकुरबिटेसिंस, ठीक है। दोबारा आप लोग नोट कर लीजिए क्या होता है। कुकुरबिटेसिंस। कुकुरबिटेसिंस जो होता है कुकुरबिटेसी फैमिली के सब्जियों में, वो क्या होता है? ग्लाइकोसाइड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बैंगन में कड़वाहट का कारण जो होता है ग्लाइको एल्कलॉइड्स या सोलिसोडाइन होता है। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में ग्लाइकोसाइड या कुकुरबिटेसिंस होता है, और करेले में जो होता है कड़वाहट वो मेमरिकोसाइड के कारण होती है। ये सभी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। पौधों पर पड़ने वाली विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में काम आता है? 0.50% से 2.10%। सेकंड है 0.42% से 1.66%, 0.25% से 0.30%, 0.16% से 0.24%। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों जो विकिरण ऊर्जा आती है उसका कितने प्रतिशत यूज होता है? 0.42% से 1.66%। दूसरी जरूरी बात दोस्तों, जो लाल प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण दर जो होती है सबसे तेज होती है, सबसे अधिक होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। मैग्नीशियम के सामने कोशिका निर्माण एवं विभाजन लिखा है। फास्फोरस के सामने विशेष कार्य क्लोरोफिल का निर्माण। पोटेशियम के सामने प्राइमोर्डिया बनाने में सहायक होता है। मैग्नीज नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोटेशियम जो होता है किस में कार्य करता है? ये पोटेशियम जो होता है ये कोशिका निर्माण में किस में मदद करता है दोस्तों? कोशिका निर्माण में। फास्फोरस की बात करें तो प्राइमोर्डिया बनाने में।
प्राइमोर्डिया बनाने में सहायक कौन होता है? फास्फोरस होता है। मैग्नीज, मैग्नीशियम के बारे में तो आप लोग जानते ही दोस्तों, विशेष कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण करना, क्योंकि दोस्तों पत्तियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। वहीं पे मैग्नीज, मैग्नीज जो होता है नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रिया को प्रभावित करता है। मैग्नीज जो है नाइट्रोजन और लोहे की जो जैविक क्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाला कौन होता है? मैग्नीज होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मृदा कणों पर नमी के आकर्षण को जाना जाता है प्लास्टिसिटी, ससंजन, असंजन, स्टिकनेस। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ससंजन को कोहेशन और एडहेशन के नाम से असंजन को जाना जाता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असंजन, क्योंकि असंजन बल कहाँ पे दोस्तों कार्य करता है? अलग अलग, जब जैसे कि जल के अणुओं के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है दोस्तों वो ससंजन बल होता है। और जैसे कि ग्लास में जल रखा है तो ग्लास और जल के बीच जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल होता है? असंजन बल होता है। ठीक है, इसी प्रकार मृदा कणों और नमी के बीच जो बल कार्य करता है वो दोस्तों कौन सा बल होता है? असंजन बल होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असंजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है पोटेशियम के प्रयोग से, फास्फोरस के प्रयोग से, जस्ता के प्रयोग से, कॉपर के प्रयोग से। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस के प्रयोग से। राइट आंसर हो जाएगा बी। सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में जो सुधार होता है वो किससे होता है? फास्फोरस के प्रयोग से। दोस्तों आप लोग जानते हैं फास्फोरस वैसे भी ज्वलनशील होता है। फास्फोरस की यदि उचित मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है तो वो तंबाकू के मतलब जो तंबाकू की पत्तियां होती है वो जलने में उनकी सहायता करता है फास्फोरस। यानी तंबाकू के जलने में जो सहायता करता है वो क्या होता है दोस्तों? फास्फोरस होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अभी छूट गई थी जब मैंने उसके बारे में बताया था। जो क्या था अभी पहला क्वेश्चन, बैंगन। एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये जो बैंगन था, बैंगन का बॉडिकल नेम बैंगन का दोस्तों बॉडिकल नेम क्या होता है? सोलेनम, मेलोनगेना, मेलोनगेना। ठीक है, फैमिली दोस्तों आप लोगों को पता ही है, सोलेनेसी है। फैमिली सोलेनेसी होती है। गुणसूत्र संख्या जो होती है इसके क्रोमोसोम नंबर 2n=24 और ओरिजिन प्लेस जो होता है इसका क्या है? भारत। बैंगन का ओरिजिन प्लेस जो है क्या है? भारत है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़, जो बैंगन होता है वो मधुमेह के रोगियों के लिए एक उत्तम सब्जी होती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो बैंगन होता है एक उत्तम सब्जी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें सल्फर और क्लोरीन जो होता है एक उचित मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक हो गया था दोस्तों, ये भी हो गया था फास्फोरस के प्रयोग से। सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है फास्फोरस के प्रयोग से, हो चुका था। धान में कल्ले निकलते समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय होता है। धान में जो कल्ले निकलते हैं उसमें फिजियोलॉजिकली पूछा गया है कि सबसे सक्रिय भाग कौन सा होता है पौधे पे? सबसे ऊपरी पत्ती, ऊपर से दूसरी पत्ती, ऊपर से तीसरी पत्ती, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सबसे ऊपरी पत्ती जो होती है, जिस समय धान में कल्ले निकल रहे होते हैं उस समय सबसे सक्रिय पत्ती कौन सी होती है? धान की ऊपरी पत्ती। ठीक है, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं? सिगमॉइड वृद्धि वक्र, परिमित वृद्धि, अपरिमित वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि काल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमित वृद्धि। जिस समय दोस्तों खाद्यान्न वर्ग की फसलों में पुष्प आ रहे होते हैं उस समय क्या होता है, पौधों की वृद्धि में रुकावट देखने को मिलती है। और इस वृद्धि की रुकावट जो वृद्धि होती है, रुकावट में जो वृद्धि में रुकावट होती है, इसको परिमित वृद्धि वक्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ क्या कहते हैं, डिटरमिनेट ग्रोथ के नाम से यहाँ परिमित वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है कृषि प्रसार से, प्रबंध से, मृदा विज्ञान से, कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से, यानी कि डी। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से ग्रामीण जो परियोजनाएं होती हैं उनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा ज्वाइंट नेपियर किसका एक संकर है? नेपियर ज्वार का, नेपियर बाजरा का, ज्वार बाजरा का, बाजरा ज्वार का। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर और बाजरा का क्रॉस है। पूसा ज्वाइंट जो है ये किसका क्रॉस है, नेपियर और बाजरा का, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, पूसा ज्वाइंट जो है नेपियर और बाजरा का एक संकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की डेल क्रेस्ट प्रजाति किस समूह की है? फुल क्योर्ड सिगरेट, बीड़ी तंबाकू, चेरूट तंबाकू या चबाने वाला तंबाकू। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डेल क्रेस्ट प्रजाति पूछी गई है, किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फुल क्योर्ड सिगरेट तंबाकू, यानी कि डेल क्रेस्ट प्रजाति जो किससे रिलेटेड है, फुल क्योर्ड सिगरेट तंबाकू से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों कुछ आप लोगों को फैक्ट बताए दे रहे हैं, फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पपीता जो दोस्तों होता है ये क्या है, एक उभयलिंगा, जो पपीते की उभयलिंगी स्पीसीज है दोस्तों। पपीते की उभय, क्योंकि दोस्तों जो पपीता होता है ये डायोसियस प्लांट के अंतर्गत आता है, यानी कि नर और मादा जो इसके नर और मादा पार्ट जो होते हैं दोस्तों, पुष्पों के नर और मादा यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। लेकिन पपीते की एक ऐसी भी किस्म है दोस्तों जिसमें क्या होता है, जो कि उभय लिंगा सरायता दर्शाती है, उभय लिंगा सरायता दर्शाती है। वो कौन सी है, केरिका मोनाइका। क्या है दोस्तों, केरिका मोनाइका। बीच बीच में कुछ फैक्ट भी आप लोगों को बताते रहेंगे हम दोस्तों। केरिका मोनाइका ये स्पीसीज जो है इसमें मोनाइका, ठीक है, केरिका मोनाइका में दोस्तों क्या है, ये मोनोइसियस स्पीसीज के अंतर्गत आती है। बाकी जो पपीते की स्पीसीज होती हैं दोस्तों वो किसमें है, डायोइसियस में है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो पपीते में नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग वृक्षों पर पाए जाते हैं। तो आइए और एक और फैक्ट नोट कर लीजिए। पोमोलॉजी शब्द जो है दोस्तों, पोमोलॉजी शब्द लैटिन प्लस ग्रीक से मिलकर बना है, ठीक है।
तो ये 2 फैक्ट हो गए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी का प्रयोग करते हैं? आप लोगों को बताना है फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी यानी हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है? अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय, पौधों में बाल आते समय या प्रथम सिंचाई के समय? पौधों में बाल आते का समय मतलब जो ईयर होते हैं, ईयर इमरजेंस स्टेज, ठीक है, सी पे हो जाए ईयर इमरजेंस स्टेज, ट्रेनिंग स्टेज, जर्मिनेशन स्टेज या फर्स्ट इरिगेशन स्टेज। आप लोग बताइए किस स्टेज पे सिंचाई करने पर खरपतवार की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको कम किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम सिंचाई के समय, यानी शाकनाशी का प्रयोग किस स्टेज पे हमें करना चाहिए? प्रथम सिंचाई के समय। सिंचाई करने से फसल के साथ जो खरपतवार की प्रतिस्पर्धा होती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों एक और फैक्ट नोट कीजिए, कौन सा पोषक तत्व कौन सा पोषक तत्व फल की गुणवत्ता को बढ़ाता है? फल की, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए, जिसको नहीं पता है वो देखे, गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम जो होता है वो फल की गुणवत्ता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पोटेशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल में आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि मॉइस्चर स्ट्रेस जो होता है, मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण पूछा गया है कि कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोशिका का विभाजन प्रभावित होता है, कोशिका का फैलाव प्रभावित होता है, कोशिका की डेथ रेट प्रभावित होती है, या कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जो स्ट्रेस, मॉइस्चर स्ट्रेस होता है उसके कारण कोशिका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। क्या होता है दोस्तों? कोशिका का जो फैलाव होता है वो प्रभावित होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट है। किस पे प्रभाव पड़ता है? कोशिका के फैलाव पर, यानी कि अफेक्टेड सेल ऑफ एक्सपेंशन, अफेक्टेड सेल ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो प्रभावित होता है। यदि यहाँ पे ये आंसर ना होता दोस्तों तो सेकंड आंसर क्या हो सकता था? कोशिका का विभाजन प्रभावित होता है, क्योंकि दूसरे नंबर पे प्रभाव पड़ता है किस पे पड़ता है? सेल डिवीजन पे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित समीकरण से किसकी गणना की जा सकती है? ए जैविक उत्पादन, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित समीकरण से किसकी गणना की जा सकती है? एक समीकरण दिया गया था ए इज इक्वल टू जैविक उत्पादन बटे आर्थिक उत्पादन। इसमें आंसर्स हैं पुष्पगुच्छ उद्भव पर, यानी पैनिकल इमरजेंस रेट, पुष्प दर, रेट ऑफ फ्लावरिंग, सस्य सूचकांक, हार्वेस्ट इंडेक्स या पत्ती उत्पादन, यानी कि लीफ प्रोडक्शन रेट। इसमें से यहाँ पे एक जगह पर दोस्तों इसमें क्या रखा जाएगा, एक जगह पे इसमें क्या फिट बैठेगा, आप लोगों को बताना है। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्य सूचकांक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सस्य सूचकांक, यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स। दोस्तों हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स को आर्थिक उपज और जैविक उपज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आर्थिक उपज और जैविक उपज, यानी कि जैविक उत्पादन बटे आर्थिक उत्पादन को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बटे में क्या होता है? इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक
प्रोडक्शन, ये होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बटे इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो होता है क्या, हार्वेस्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्या होता है और इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि कई लोग ये होंगे जो दोस्तों ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन के बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो आइए हम बताते हैं। जैविक उपज यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन दोस्तों वो होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, एक फसल के द्वारा उत्पादित कुल शुष्क पदार्थ, यानी कि उसमें दाना और उसके साथ जैसे हे इत्यादि है, वो टोटल मटेरियल जो होता है उसको क्या कहते हैं, जैविक उपज कहा जाता है। यानी फसल का जो कुल शुष्क उत्पाद प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जैविक उपज यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कहा जाता है। उसमें बीज और उसके अलावा पौधे के अन्य भाग भी शामिल होते हैं। वहीं पर आर्थिक उपज की बात करें तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन में दोस्तों क्या होता है, जैविक उपज का वह भाग जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है। जैविक उपज का वो भाग जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो इसी का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, हार्वेस्ट इंडेक्स, यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स शस्य सूचकांक इज इक्वल टू ऑर्गेनिक इंडेक्स बाय इकोनॉमिक्स इंडेक्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा शस्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित आदलहनी चारे में से सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होती है? नेपियर में, मक्का साइलेज में, मक्का में, ज्वार में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आदलहनी फसलें जो होती हैं उसमें पूछा गया है कि पाचक प्रोटीन, डाइजेस्टिव प्रोटीन की बात की गई है यहाँ पे, ना कि प्रोटीन की। तो नेपियर ग्रास में जो होती है दोस्तों ये होती है 0.9%। मक्का साइलेज में जो होती है दोस्तों ये होती है 3.5%। मक्का में बात कर ली जाए दोस्तों तो मक्का में कितनी होती है, 1 डाइजेस्टिव प्रोटीन की बात की गई है दोस्तों 1.2%। और इसके अलावा ज्वार में जो होती है 0.8%। ठीक है। वहीं पर दोस्तों यदि मक्का में प्रोटीन की बात की जाए, मक्का में टोटल जो प्रोटीन होती है, मक्का में प्रोटीन ये कितनी होती है 10.4%। ज्वार में कितनी होती है 10.6%। वहीं पे बाजरा में कितनी होती है दोस्तों, बाजरा में होती है 11.7% के करीब में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोटीन की बात की गई है, यानी कि पाचक प्रोटीन। तो इसमें सबसे सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3.5%, यानी कि मक्का साइलेज जो होता है इसमें सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें 3.5% के करीब में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का साइलेज, यानी कि बी। ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है, आदलहनी फसलों में सबसे अधिक वसा, सबसे अधिक वसा बाजरे में, आदलहनी फसलों में बात की गई है बाजरे में, जो कि 5% के करीब में होती है, 5% के आसपास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है, सूखा रोग, स्कर्वी रोग, रतौंधी, पेलाग्रा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सूखा रोग जो होता है दोस्तों, जिसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। और एक और भी रोग होता है दोस्तों, जिसे ओस्टोमलेशिया कहा जाता है, जो कि युवा लोगों में होता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं जिससे क्या होता है, युवा लोगों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वहीं पर स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है। और वहीं पे पेलाग्रा की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। अधिक ज्वार के इस्तेमाल से क्या हो जाता है, पेलाग्रा हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से दोस्तों भी पेलाग्रा रोग देखने को मिलता है। तो अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है, पेलाग्रा डिजीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
C4 पौधों का क्रम क्या है? गन्ना, मक्का, सूडान घास, बाजरा, गन्ना, कपास, धान, मक्का, सूडान घास, गन्ना, धान, बाजरा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जानना होगा कि C4 प्लांट इसमें से कौन से पहचानना है और C3 प्लांट कौन से हैं। दोस्तों C4 प्लांट के एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कौन कौन से हैं? गन्ना है, मक्का है, बाजरा है, ठीक है, और ज्वार है, सूडान घास है, ये सभी हैं C4 प्लांट। तो आप लोगों को यही देखना है C4 प्लांट इसमें किसमें दिए गए हैं। गन्ना है, मक्का है, सूडान घास है, बाजरा है। पहला ऑप्शन ही दोस्तों सही है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं गन्ना, कपास, जो कि कपास C3 प्लांट है, धान भी C3 प्लांट है। तीसरे में है सूडान घास, गन्ना, धान, बाजरा। तीसरे में धान दे दिया गया है, ये भी C3 प्लांट है। कपास, मक्का, बाजरा, गन्ना, कपास, यानी कि इसमें डी में क्या है? कपास है, जो कि C3 प्लांट है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गन्ना, मक्का, सूडान घास और बाजरा। कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम है। एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टीरियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका में जो डीएनए को स्थानांतरित करने वाला वेक्टर पूछा गया है, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम। डीएनए को स्थानांतरित करने वाला वेक्टर क्या है? एग्रोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को उगाने में कौन से पीएच प्रास योग्य नहीं है? जई के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पीएच मान दिए गए, उसके आगे क्रॉप दी गई। आप लोगों को बताना है कौन सा योग्य नहीं है, यानी किसका पीएच मान इसमें सही नहीं दिया गया है। जई का जो पीएच मान है 5 से 7.5 दिया गया है। कपास का 6 से 7.5 है। सेम के लिए 6 से 8 दिया गया। आलू का 4.5 से 6.5 है। दोस्तों जो आलू का है वही धान के लिए भी पीएच मान होता है, जो कि 4 से 6 होता है, या 4.5 से 6.5। ये दोनों धान और आलू के लिए उपयुक्त पीएच मान है। जई के लिए भी बिल्कुल सही है, कपास के लिए भी बिल्कुल सही है, लेकिन सेम का जो पीएच मान दिया गया है दोस्तों ये सही नहीं है। सेम के लिए जो पीएच मान होता है कितना होता है बताइए? सेम के लिए जो पीएच मान होता है वो होता है 5 से 6। 5 से 6 पीएच मान जो होता है किसके लिए होता है? सेम के लिए। तो यही गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फसल का बीजोपचार कैप्टान या सेरेसान 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं? कपास, कुसुम, मंडुआ या जूट? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किस फसल का बीजोपचार कैप्टान या सेरेसान 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं? कपास, कुसुम, मंडुआ, जूट? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कपास जो होता है कुसुम में, कपास, कुसुम, मंडुआ, इनमें जो बीज उपचार किया जाता है वो कितने ग्राम के हिसाब से किया जाता है? 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, ठीक है। कपास, कुसुम, मंडुआ इत्यादि में जो बीजोपचार किया जाता है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित किया जाता है। लेकिन जूट में जो बीजोपचार किया जाता है दोस्तों, जूट में ये मात्रा कितनी हो जाती है? जूट में 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, ठीक है। जूट में जो कैप्टान और सेरेसान की मात्रा जो हो जाती है बढ़कर कितनी हो जाती है? ये 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कपास, कुसुम, मंडुआ के लिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, जबकि जूट में जो ये बीजोपचार किया जाता है 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसिका ओलेरेसिया
वैरायटी है इटैलिका, किसका वानस्पतिक नाम है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकली। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये कोल क्रॉप यहाँ पे दी गई हैं सभी, और इसमें बताना है कि ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका किसका वानस्पतिक नाम है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रेसिका ओलेरेसिया इटैलिका जो है वैरायटी इटैलिका, ये स्प्राउटिंग ब्रोकली, जो स्प्राउटिंग ब्रोकली होती है दोस्तों, किसका नाम है? स्प्राउटिंग ब्रोकली का, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अब हम बात कर लेते हैं पत्ता गोभी का। पत्ता गोभी का क्या नाम होता है दोस्तों? ये तो ब्रेसिका ही रहेगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, और इसमें वैरायटी क्या हो जाएगी? वैरायटी जो हो जाएगी कैपिरेटा, कैपिटेटा। ठीक है, ये पत्ता गोभी के लिए है। फूल गोभी की बात कर लें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इसमें क्या हो जाएगी? ब्रोटाइटिस। क्या हो जाएगी दोस्तों? ब्रोटाइटिस। ठीक है, इसी प्रकार गांठ गोभी के लिए ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरेपा, कोलोरेपा। फैक्ट एक नोट कर लीजिए दोस्तों, सभी ब्रेसिका ओलेरेसिया यानी कि ब्रेसिका ओलेरेसिया यानी सभी जो कोल क्रॉप हैं ये सभी किससे निकली हैं? कोलवार्ड, जंगली एक इसकी प्रजाति है कोलवार्ड, कोलवार्ड जंगली प्रजाति से ही सभी ये जंगली प्रजाति कोलवार्ड से ही सभी ये निकली हैं, यानी कि कोल क्रॉप। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सभी कोल क्रॉप यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकली, ठीक है, ये सभी कोलवार्ड नामक एक जंगली स्पीसीज से निकली हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोफिकेशन क्या है? ये नाइट्रोजन का मिश्र स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है, ये नाइट्रोजन का मुक्त स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है, या वर्षा अथवा बर्फ द्वारा नाइट्रोजन प्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों एजोफिकेशन जो होता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है उसी को एजोफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स की माप होती है। उर्वरक का प्रयोग करने के बाद दोस्तों साल्ट इंडेक्स की जो माप होती है, पौधों की जड़ों की लवणता सांद्रता, पौधों की कोशिकाओं में लवण सांद्रता, पत्तियों में लवण सांद्रता या मृदा घोल में लवण सांद्रता। उर्वरक प्रयोग करने के बाद जो साल्ट इंडेक्स ज्ञात किया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है? जी हाँ दोस्तों, जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मृदा घोल में लवण की जो सांद्रता होती है उसी को साल्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? पेनिसेटम टाइफाइड्स, ग्रेमनी वर्ग कहें या पोएसी कहें दोस्तों, क्रोमोसोम संख्या 20, मूल स्रोत अफ्रीका, यानी कि उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका। बाजरा जो है दोस्तों इसी को पर्ल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, और पेनिसेटम टाइफाइड वानस्पतिक नाम इसका क्या है? पेनिसेटम टाइफाइड है। ग्रेमनी वर्ग है इसका, बिल्कुल सही है, पेनिसेटम टाइफाइड बॉडिकल नेम है। क्रोमोजोम नंबर जो होता है ये कितना होता है दोस्तों? ये 2n = होता है 14, जो कि यहाँ पे 20 दिया गया है, इसलिए यही गलत है। क्या गलत है? क्रोमोजोम नंबर जो कि 20 दिया गया है। ओरिजिन प्लेस जो है इसका अफ्रीका है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोस्तों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और
चैनल को लाइक करना। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक। आगे हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।